दोस्तों 14 अगस्त को सुबह सुबह एक जेलर साहब एक कैदी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुमको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही कैदी ये बात सुनता है तब वो कैदी उन साहब से कहता है कि साहब मैं बेगुनाह हूं और मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गरीब था इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो पाई। दोस्तों वो लड़का जेलर साहब से कहता है कि सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे फांसी दे दी जाएगी तो क्या इस केस को बंद कर दिया जाएगा या फिर यह केस चलता ही रहेगा, और क्या मेरे मरने के बाद असली कातिल को सजा दी जाएगी या फिर मेरे मरने के बाद इस केस को खत्म कर दिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही जेलर साहब उस कैदी की इस बात को सुनते हैं तो दोस्तों वो कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। दोस्तों जेलर साहब जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद लड़के को फांसी के फंदे पर ले जाया जाता है। तो दोस्तों लड़का वहां जाने के बाद जल्लाद से पूछता है कि क्या मेरे मरने के बाद मेरे असली कातिल को सजा दी जाएगी या फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। तब दोस्तों जल्लाद कहता है कि भाई देखो मेरा काम बस इस लीवर को खींचना है और तुमको फांसी देना है, इसके बाद जो भी कुछ बातें तुमको करनी है वो तुम अधिकारियों से करो, मुझे कुछ नहीं पता है। तब दोस्तों वो लड़का जल्लाद से कहता है कि जल्लाद भाई देखो मैं गरीब हूं इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो पाई है और मैं बेकसूर हूं, मेरी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन दोस्तों उस दिन लड़के की बात को कोई भी नहीं सुनता है और उसको फांसी पर चढ़ा दी जाती है। दोस्तों वो लड़का फांसी के फंदे पर 2 घंटे तक लटका रहता है और 2 घंटे बाद वहां पर डॉक्टर आता है, उसका चेकअप करता है और डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। उसके बाद दोस्तों उस लड़के के बॉडी को पुलिस वाले उसके परिवार के लोगों को देने के लिए जाते हैं। तभी दोस्तों उसकी पत्नी घर के दरवाजे से बाहर आती है और पुलिस वाले उससे कहती है क्या बात है। तब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारे पति को फांसी होनी थी और उसको फांसी दे दी गई है, ये रही उसकी बॉडी और जिस केस में उसको फांसी हुई है उस केस का ये कागज है, तुम रख लो। दोस्तों जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है कि उसकी पति को फांसी दे दी गई है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उसकी पत्नी पुलिस वालों से कहती है कि अगर तुम लोग मेरे पति के अंदर जान डाल सकते हो तो मेरे पति को अगर जीवित कर सकते हो तो ही उसके बॉडी को यहां पर छोड़कर जाना, नहीं तो मरे हुए आदमी मेरे किसी भी काम का नहीं है, मरे हुए आदमी की मुझे जरूरत नहीं है। दोस्तों उस दिन मजबूरी में पुलिस वालों को वहां से उसकी बॉडी ले जानी पड़ जाती है और उसको अंतिम संस्कार पुलिस वाले ही करते हैं। लेकिन दोस्तों इस घटना की वजह से ना सिर्फ कोलकाता में बल्कि पूरे भारत में हंगामा हो गया था और फांसी होने के बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो दोस्तों पता चलता है कि वो लड़का बेगुनाह था और पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उसको फांसी दे दी गई थी और कातिल आज भी फ्री घूम रहा है और अपने किए की सजा वो नहीं काट रहा है, वो मौज मस्ती कर रहा है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार उस लड़के की गलती क्या थी, उसके ऊपर कौन सी केस लगाई गई थी जिस वजह से उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना कोलकाता के भवानीपुर की है और भवानीपुर में ही एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उसी अपार्टमेंट में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। दोस्तों बच्चों में से एक लड़की थी और एक लड़का था। दोस्तों जो लड़का था वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था और वो अपने पापा के साथ काम में हाथ बता रहा था। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके पापा की एक दुकान थी ज्वेलरी की जिसमें वो सोनी चांदी का व्यापार करते थे। दोस्तों रोज सुबह सुबह लड़का अपने पापा के साथ दुकान पर जाता था और शाम को जब दुकान बंद होती थी तो वो लड़का अपने पापा के साथ अपने घर पर वापस चला आता था। इस तरीके से उनकी दिनचर्या गुजर रही थी। और इधर दोस्तों जो लड़के की माँ थी वो लड़के की माँ हाउसवाइफ थी, घर का खाना वाना बनाती थी, घर पर रहती थी। और उनकी जो एक लड़की थी वो दोस्तों स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। जब सुबह पढ़ने के लिए जाती थी तो शाम के 3 बजे के आसपास वो घर पर पढ़कर चली आती थी। दोस्तों इस तरीके से पूरे परिवार की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन जब लड़की अपने स्कूल से एग्जाम देकर अपने घर पर आ रही थी तो दोस्तों वो लड़की अपने माता पिता के साथ जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसी अपार्टमेंट का एक सिक्योरिटी गार्ड था जो गेट पर हमेशा बैठा रहता था। जब लड़की एग्जाम देकर अपने अपार्टमेंट के अंदर जा रही थी तभी वो सिक्योरिटी गार्ड वाला उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, मुझे तुमसे बात करना है। दोस्तों वो सिक्योरिटी गार्ड वाला लड़की को थोड़ा बहुत छेड़ता है और उसको थोड़ा बहुत परेशान भी करता है जिस वजह से लड़की को बहुत बुरा लगता है। लड़की उससे कहती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके बेटी की उम्र की जैसी हूं और आप मेरे अंकल जैसे हैं, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है। दोस्तों उस दिन लड़की जो है वो सिक्योरिटी गार्ड वाले को बहुत ज्यादा समझाती है और समझाने और बोलने के बाद अपने घर में चली जाती है। दोस्तों जिस अपार्टमेंट में ये लोग रहते थे उस अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर इस लड़की का घर था। लड़की जब अपने घर के अंदर जाती है तो अपने माँ से अपनी पूरी बात बताती है। वो बताती है कि सिक्योरिटी गार्ड वाला कैसे उसको परेशान कर रहा था। दोस्तों जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि कोई बात नहीं
नहीं बेटा, मैं जाकर नीचे उसको समझा दूंगी, अगर वो दोबारा ऐसी गलती करेगा तो तुम मुझे जरूर बचाना, उसके बाद मैं उसको सजा दिलवाऊंगी। उसके बाद दोस्तों उस लड़की की जो माँ थी इस बात को इग्नोर कर देती है और वो सोचती है कि शायद सिक्योरिटी गार्ड वाला आगे से ऐसी हरकतें नहीं करेगा। अब दोस्तों इस तरीके से उन सभी लोगों का दिन गुजरने लगा था। लेकिन 4-5 दिन बाद जब वो लड़की फिर से स्कूल से अपने पढ़कर घर पर आती है तो सिक्योरिटी गार्ड वाला उससे कहता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर चलता हूं, तुम बहुत मुझे अच्छी लगती हो और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, कितना मजा आएगा ना कि हम दोनों एक साथ घूमेंगे। तो दोस्तों जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था वो इस तरीके से उस लड़की को परेशान कर रहा था उस दिन। तब उस दिन लड़की जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने घर पर आती है और इस बार ये बात अपने पापा से बताती है। दोस्तों जब ये बात उसके पापा को पता चलती है तो उसके पापा बहुत गुस्सा करने लगते हैं। दोस्तों उस दिन उसके पापा अपने अपार्टमेंट के मालिक से बातचीत करते हैं और एक मीटिंग रखवाई जाती है। दोस्तों उस मीटिंग में सभी लोग बैठते हैं, अपार्टमेंट का मालिक भी बैठता है और उस मीटिंग में ये बातचीत होती है कि सिक्योरिटी गार्ड वाला उनकी लड़की को परेशान कर रहा था, जिस वजह से अपार्टमेंट का मालिक उस सिक्योरिटी गार्ड को बदलने के लिए कह देता है और लड़की के पापा से कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड वाले को बदल दूंगा। इतना कहने के बाद दोस्तों वो मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद उसके जो पापा हैं वो फिर से अपने घर पर चले जाते हैं। दोस्तों अगले दिन जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था उसको उस अपार्टमेंट का मालिक जो है उसको अपने पास बुलाता है और बुलाकर उसको बहुत ज्यादा समझाता है, उसको बताता है कि 5 तारीख को तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे अपार्टमेंट पे हो गया है, उस दिन तुमको वहां पर जाकर ज्वाइनिंग करना है। तब दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड वाला उनसे कहता है अपार्टमेंट के मालिक से कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों उस दिन के बाद से दिन गुजरने लगता है और 5 तारीख भी नजदीक आ जाती है और 5 तारीख को वो सिक्योरिटी गार्ड वाला सुबह के 7 बजे से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करता है और शाम के 3 बजे तक वो ड्यूटी करता रहता है। लेकिन 3 बजे के बाद उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और अगले दिन उसको दूसरे अपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए जाना था। लेकिन दोस्तों ड्यूटी करने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वाला वहीं पर बैठा रहता है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 बजे जब उसकी ड्यूटी खत्म हुई थी तो 3 बजे के बाद वहां पर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आ गया था और वो अपनी ड्यूटी करने लगा था और ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था वहीं पर बैठा हुआ था, पता नहीं क्यों बैठा हुआ था। तभी दोस्तों शाम के 5 बज जाते हैं और धनंजय देखता है कि जो लड़की की मां है वो पूजा करने के लिए घर से बाहर की तरफ मंदिर की तरफ जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी गार्ड वाला उस लड़की को छेड़ता था, उसको परेशान करता था, उसका नाम दोस्तों धनंजय था। दोस्तों जब 5 बज जाते हैं तब धनंजय की ड्यूटी तो खत्म हो चुकी थी लेकिन धनंजय अभी भी वहां पर बैठा हुआ था और वो धनंजय दूसरे सिक्योरिटी गार्ड वालों से कहता है कि मैं अपार्टमेंट के अंदर जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। तब दोस्तों दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वाला उससे पूछता है कि किससे काम है। तब धनंजय कहता है कि मुझे मैनेजर से बातचीत करना है और कल मुझे दूसरे अपार्टमेंट में जाना है। तब दोस्तों वो सिक्योरिटी गार्ड वाला उसको कुछ बोलता नहीं है और उसको जाने देता है। अब दोस्तों जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो धनंजय था, वो अब अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और सीढ़ियों से चढ़ते हुए वो बिल्डिंग की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था और तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है जिस फ्लोर पर उस लड़की का घर था। दोस्तों धनंजय जैसे ही उस लड़की के बिल्डिंग के पास पहुंचता है तभी नीचे गेट के पास एक आदमी आता है और जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड वाला अपनी नौकरी कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, उस सिक्योरिटी गार्ड वाले से पूछता है कि धनंजय कहां है, कल उसको दूसरे अपार्टमेंट में जाना है। तब दोस्तों वो सिक्योरिटी गार्ड वाला उस आदमी से कहता है कि साहब धनंजय अभी अपार्टमेंट के अंदर गया है, उसको कुछ काम है, वो तुरंत अभी आ जाएगा। तब तक दोस्तों वो आदमी कहता है कि नहीं, उसको तुरंत अभी मेरे पास बुलाओ, अभी मुझे उससे बात करनी है। तब दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड वाला जो नीचे ड्यूटी कर रहा था वो नीचे से ही खड़ा होकर आवाज लगाता है। तब धनंजय ऊपर से खड़ा होकर उसको खिड़की की तरफ से आवाज देता है और बोलता है, धनंजय कहता है कि ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जस्ट अभी आ रहा हूं। दोस्तों धनंजय अभी अपार्टमेंट से ऊपर पहुंचा ही था तभी उसको नीचे बुला लिया गया था। धनंजय अपार्टमेंट से नीचे चला आता है और उस आदमी से मिलता है तो उस आदमी के बीच में और धनंजय के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। दोस्तों वो आदमी धनंजय से पूछता है कि कल तुम्हारी ज्वाइनिंग है और दूसरे अपार्टमेंट तुमको वहां जाना है, तो तुम आज वहां पर क्यों नहीं चले गए हो। तब धनंजय उनसे कहता है कि साहब मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, कल मैं वहां पर जाकर ज्वाइनिंग कर लूंगा। इतना कहने के बाद दोस्तों वो आदमी भी वहां से चला जाता है और धनंजय भी वहां से अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब लड़की की मां पूजा करके 5:45 पर अपने अपार्टमेंट के अंदर आती हैं तो अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगती हैं, लेकिन अंदर से उनकी लड़की दरवाजा लॉक की थी, वो दरवाजा खोल नहीं रही थी। उसकी मां बहुत कोशिश करती है दरवाजा खुलाने की और बहुत चीखती है, चिल्लाती हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता है। दोस्तों चीखने और चिल्लाने की आवाज को सुनकर उस अपार्टमेंट में जितने भी लोग थे सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन नहीं खुलता है तो दरवाजे को तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद जब सभी लोग अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों अंदर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, लड़की बिना कपड़ों की जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान पहुंचाए गए थे। दोस्तों चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और उस लड़की की छाती
छाती की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां सब कुछ टूटी हुई थी। दोस्तों वहां से तुरंत उस लड़की की माँ उसको उठाती हैं और अस्पताल में एडमिट करवाती है, लेकिन दोस्तों उस लड़की को बचाया नहीं जा सकता था, उस लड़की की मौत हो जाती है। अब दोस्तों किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस लड़की को कौन मारा है। दोस्तों अब पुलिस वालों के लिए ये एक सवाल बनकर रह गया था और उनके पास जवाब के नाम पर कुछ नहीं था। तभी दोस्तों पुलिस वाले लड़की के माता पिता से पूछताछ करने लगते हैं। तो लड़की के माता पिता पुलिस वालों से कहते हैं कि नीचे एक धनंजय नाम का सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमारी लड़की को अक्सर परेशान करता रहता था और हमने हमेशा उसके खिलाफ कंप्लेन भी अपार्टमेंट के मालिक से दर्ज करवाया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। दोस्तों अब पुलिस वालों को सिर्फ धनंजय एक ऐसा रास्ता दिख रहा था जिससे पूछताछ करके उस कातिल के बारे में पता लगाया जा सकता था और शायद पुलिस यही सोच रहे थे कि धनंजय मेन कातिल हो सकता है। दोस्तों पुलिस वाले धनंजय को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तब धनंजय बताता है कि हाँ साहब, मैं उस दिन अपार्टमेंट के अंदर तो गया था, लेकिन उस दिन मैं उस लड़की के घर के अंदर नहीं गया था। और दोस्तों ये सही बात थी कि धनंजय सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जैसे ही पहुंचा था तभी नीचे से आदमी आवाज लगाकर उसको नीचे के बुला लिया था और नीचे जो है वो धनंजय आ गया था और 45 मिनट के अंदर धनंजय ऊपर भी गया था, 45 मिनट के अंदर वो ऊपर से नीचे भी आया था, उस आदमी से मिला भी था और मिलने के बाद 45 मिनट के अंदर वो अपने घर भी चला जाता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उस लड़की के साथ धनंजय तो कुछ ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि उसके घर की हालत, जो लड़की थी उस लड़की के घर की हालत देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि धनंजय ऐसा किया है। क्योंकि दोस्तों वहां पर बहुत सारे सामान बिखरे पड़े थे और लड़की की हालत इस तरीके से बिगड़ चुकी थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई कई घंटे से उस लड़की के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये भी थी कि लड़की की मां 5 बजे के आसपास घर से निकली थी पूजा करने के लिए और 5:45 के आसपास जब लड़की की मां उस दिन घर पर आई थी तो सिर्फ 45 मिनट के अंदर ही कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है। दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाले इस केस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार असली कातिल कौन है। लेकिन दोस्तों लड़की के मां बाप बार बार यही कहते थे कि धनंजय ही ये काम किया है, वही हमारी लड़की को मारा है। लेकिन दोस्तों उस दिन धनंजय जब अपार्टमेंट से नीचे की तरफ आ रहा था तो उसके कपड़े पर कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहे थे और दिखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि धनंजय ऐसा कुछ काम किया होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों उसको इस केस में फंसाया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में दोस्तों वो कई सालों तक अपनी रहकर सजा काटता है और फिर इस केस में बहुत ज्यादा जांच पड़ताल किया जाता है। लेकिन दोस्तों कोई भी सबूत नहीं मिलता है, कोई भी गवाह नहीं मिलता है, जिस वजह से धनंजय को मेन दोषी मानकर उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। दोस्तों जब ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और बहुत बड़े बड़े जजों तक जाता है तो वो लोग भी फांसी की सजा सुना देते हैं। और दोस्तों उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी जीवित थे, ये केस उनके भी पास गया था और वो भी इस केस को पढ़ने के बाद उसको फांसी की सजा दे दिए थे। दोस्तों जब सारी प्रक्रिया हो जाती है तब जेलर साहब धनंजय के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुमको फांसी होनी है। जब धनंजय ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जेलर साहब के पैरों में गिरकर फुट कर रोने लगता है और कहता है कि साहब देखिए, आप तो जानते हैं कि हमारी गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूं, आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करिए। दोस्तों धनंजय जेलर साहब से पूछता है कि साहब एक बात बताइए, आप लोग मुझे ऐसे फांसी की सजा दे रहे हैं और मैं बेगुनाह हूं, क्या अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे असली कातिल को, जो उसने उसकी हत्या किया है, उसको फांसी दी जाएगी या फिर मेरे मरने के बाद इस केस को बंद कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा? दोस्तों जेलर साहब के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। तब धनंजय एक बार फिर से जेलर साहब से पूछता है कि मेरे मरने के बाद असली कातिल को सजा दी जाएगी या उसको छोड़ दिया जाएगा? दोस्तों जेलर साहब इस बार भी उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देते हैं और जल्दी जल्दी कागजी कार्रवाई करने के बाद दोस्तों उस लड़के को, उस धनंजय को फांसी के फंदे पर लेकर जाया जाता है। तभी धनंजय वहां पर जो खड़ा था, जल्लाद था, जो जल्लाद होते हैं फांसी देते हैं खींचकर, उससे कहता है कि क्या मेरे मरने के बाद मेरे असली कातिल को सजा दी जाएगी? तब दोस्तों जल्लाद कहता है कि देखो, मेरा सिर्फ काम है यहाँ पर तुमको फांसी देना और उस लीवर को खींचना, इसके बारे में मैं तुमसे कुछ बातचीत नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों उसको, धनंजय को एक काले रंग की पट्टी पहनाई जाती है और 2 घंटे तक उसको फांसी के फंदे पर लटकाया रखा जाता है और 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर वहां पर आता है, उसके नब्ज को टटोलता है और कागजी कार्रवाई करते हुए वो लिख देता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों जब उसकी मृत्यु घोषित हो जाती है तब धनंजय की बॉडी को लेकर पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारी पति को सजा हुई थी और उसको फांसी हो गई है, उसकी बॉडी हम लोग तुम लोग को देने के लिए आए हैं।
जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है दोस्तों, तो वो एकदम से परेशान हो जाती है, उसके पैर तले जमीन खिसक जाते हैं और उसकी पत्नी उस दिन बॉडी को लेने से इनकार कर देती है और मजबूरी में पुलिस वालों को धनंजय की बॉडी वापस अपने साथ लेकर जानी पड़ जाती है और पुलिस वाले ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों इस तरीके से इस पूरी घटना का अंत हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये घटना आज से 70-80 साल पुराना है, लेकिन अभी तक इस केस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि दोस्तों अभी भी सभी लोगों को यह बात पता है कि धनंजय की कोई गलती नहीं थी और वो बेगुनाह था, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के कारण और लोगों को ज्यादा दबाव बनाने के कारण धनंजय को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्योंकि दोस्तों प्रशासन को यही लग रहा था कि अगर धनंजय को फांसी हो जाएगी तो ये केस बंद हो जाएगा और उन लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा और वो लोग बच जाएंगे, उनकी नौकरी भी बच जाएगी। दोस्तों ये पहली बार ऐसा मामला था जिसको फांसी होनी थी और पहली बार एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दिया गया था। दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस वालों के अकॉर्डिंग जो धनंजय था वही मेन आरोपी था, तो जब उसकी माँ जो लड़की थी, उसकी माँ जब पूजा करके अपने कमरे पे पहुंची थी तो बाहर से दरवाजा लॉक नहीं था, वो दरवाजा अंदर से लॉक था। अगर धनंजय उस लड़की के साथ गंदा काम करता, उसको मारता, तो जब दरवाजे से बाहर निकलता तो दरवाजा अंदर से लॉक वो कैसे करता। अगर लड़की अंदर से लॉक करती तो वो अंदर से दरवाजा खोलकर वो बाहर चीखने चिल्ला के लोगों को शोर मचाकर बता भी सकती थी। लेकिन दोस्तों धनंजय की इसमें कोई गलती नहीं थी। धनंजय सब सिर्फ सीढ़ियों पे गया था और सीढ़ियों से वापस चला आया था और इसी सबूत के आधार पर उसको जेल की सजा हुई थी, उसको फांसी की सजा हो गई थी। फिलहाल दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।